हेलो डेली क्लास फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबका जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हम लोग इंडियन पिनल कोड को अभी तक डील कर रहे थे। टोटल 5 लेक्चर अब तक हम इसके अटेंड कर चुके हैं। इन 5 लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर देख लें। इससे पहले के लेक्चर्स बिल्कुल सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहले 4 लेक्चर्स में फर्स्ट 1 to 4 लेक्चर में हमने बेस रेडी किया था आईपीसी का। ऊपर आई बटन में आपको जो इंडियन पिनल कोड की प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और 5th में हमने कल बात की थी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी की। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 आईपीसी का जो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशंस की। जनरल एक्सप्लेनेशंस मीन व्हाट? जनरली आप बेयर एक्ट में देखते हैं कि सेक्शन 2 जो है इससे डेफिनेशन क्लोज रहता है मैक्सिमम बेयर एक्ट में, पर यहाँ पे चैप्टर ही पूरा एक दे दिया गया है। इस चैप्टर में अराउंड 47 सेक्शंस हैं जो डील करते हैं आपके डिफरेंट डेफिनेशन से, इंटरप्रिटेशन क्लोज से। डियर क्लास फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको जो कमिंग वीडियोज़ हैं उनके अपडेट्स आपसे मिस ना हो। देखिए, आईपीसी 1860 दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। डेट ऑफ इनेक्टमेंट यानी कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको किस दिन पास किया था, तो 6 अक्टूबर 1860 को। इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, ये भी कब से लागू हुआ था, तो 1 जनवरी 1862। टोटल इसमें देखा जाए तो चैप्टर्स कितने हैं 23, सेक्शंस कितने हैं 511। स्केलेटन हमेशा याद रखना है। मैंने आपको एक मेन चार्ट का भी काम दिया था, जिसमें आई होप आप सब ने अगर अपना होमवर्क किया होगा। जब भी अगर आपको पढ़ना है तो एक स्टूडेंट के तौर पे पढ़ना है, और आपको जो होमवर्क यहाँ पे कहा जाता है वो करना है। कोई आपका अगले दिन होमवर्क चेक करने वाला नहीं है, कोई आपको पनिश नहीं करने वाला। ये सिर्फ आपकी सेल्फ क्रिएशन है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको करें और चेक करें। खुद ही चेक करना है, खुद ही बनाना है। अगर आप टेलीग्राम पे शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। अब हमने कहा था कि आईपीसी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है जो कि जनरल प्रिंसिपल्स पे डील करता है, और दूसरा पार्ट है जो कि स्पेसिफिक ऑफेंसेस से डील करता है। यही हमने कहा था। अब जनरल प्रोविजन में एक बार उन सब चैप्टर्स को हम रिवाइज करेंगे। देखिए, आईपीसी में जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं ये आपके चैप्टर 1 से लेके 5A तक, और एक चैप्टर 23, और स्पेसिफिक में चैप्टर 6 से लेकर के 22 तक आते हैं। आप चैप्टर 1 हम डील कर चुके हैं, इसके लिए लेक्चर 5 आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ज्यूरिसडिक्शन कंप्लीट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज हम डील करने वाले हैं चैप्टर 2 को, जो कि लेक्चर नंबर 6 है आईपीसी को लेकर। चैप्टर 3 पनिशमेंट्स का है, 4 जनरल एक्सेप्शन है 76 से 106, चैप्टर 5 अबैटमेंट है 107 से 120, और 5A को ऐड कर दिया गया बाद में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर। और चैप्टर 23 किसी ऐसे ऑफेंस के अटेम्प्ट की पनिशमेंट जो आईपीसी में नहीं दी गई है, तो उसको सेक्शन 511 में यहाँ पनिश कर सकते हैं। स्पेसिफिक ऑफेंसेस चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 9A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये मैं अभी यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ। ये आपको डेली इस तरह से एक बार लिख के देखने हैं। डेली आपको चीज़ें रिपीटिंग लग रही होंगी, लेकिन इसका बहुत बेनिफिट है। मैं तो यहाँ पे फिर भी क्लास, ये तो वीडियो है, टाइम कम करने के लिए आपको सब डिस्कस नहीं किया हूँ, लेकिन आपको ये सारी की सारी चीज़ें डेली लिखनी है। आपको देखिए, पूरा इंडेक्स बेस्ड आपको याद रखना है। इससे क्या है कि इंडेक्स बेस से आप एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक पार्ट तो डील कर लेते हैं। अभी तक आपके सामने इलस्ट्रेशन नहीं आया। सेकंड हमारा जो पहला इंडेक्स बेस्ड है, दूसरा आपका इलस्ट्रेशंस बेस्ड है, तीसरा आपका वहाँ पे एक्सेप्शंस जितनी है उनको याद रखना है। ये 3 चीज़ें तो आपको बेयर एक्ट से ही याद करनी है। अभी आईपीसी का चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 जो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशंस की। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिखेंगे। अब चैप्टर 2 क्या कहता है कि सेक्शन 6 से लेके 52A तक
मैं कुछ डेफिनेशंस बता रहा हूँ जिनका आईपीसी में क्या मतलब होना चाहिए। यानी कि इंडियन पिनल कोड के अंदर दिए गए, मान लीजिए कहीं पे थेफ्ट बताया गया है, थेफ्ट के अंदर कह दिया गया क्या, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन, वॉलेंट्री। अब ये वॉलेंट्री वर्ड कहाँ है, 39 में डिफाइंड है। ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 40 में डिफाइंड है। तो कैसे पता लगेगा हमें कौन सी चीज़ क्या है, तो उसके लिए आपका ये एक स्पेशल जनरल एक्सप्लेनेशन का चैप्टर बनाया गया है। यहाँ पे इसको हम भले उतना डिटेल में डील नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हम उस पर्टिकुलर ऑफेंस पे जाएंगे तो फिर से हम जनरल एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। एंड माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम्स में। अंडरस्टूड। नाउ 6 to 52A तक अराउंड 47 सेक्शंस हैं आपके, जो आपकी डेफिनेशंस को बताएंगे। अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि इलुस्ट्रेशंस भी, इलुस्ट्रेशंस को भी पढ़ना है। नो इलुस्ट्रेशंस शुड बी लेफ्ट, एवरी इलुस्ट्रेशन यू हैव टू रीड। चाहे वीडियो में उसको डील किया गया है नहीं किया गया है, आपको बीइंग अ स्टूडेंट हर इलुस्ट्रेशन को पढ़ना है। चलिए अब सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 देखिए, सीधी सी बात है कि सेक्शन 6 ने जिस तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 क्या कहता है कि रिलीवेंट होंगे जो 6 से कहाँ तक दे रखे हैं, 55 तक दे रखे हैं। इसी तरह से जो आपका सेक्शन 6 है ये क्लैरिफाई करता है अबाउट द डेफिनेशंस, जनरल एक्सेप्शंस एंड अदर पिनल प्रोविजंस। क्या क्या बनाता है कि जितने भी आपकी जनरल एक्सेप्शंस हैं, जितने भी आपके पिनल प्रोविजन से आप क्या समझते हैं, पनिशमेंट वाले प्रोविजंस, स्पेसिफिक ऑफेंसेस में दे रखे हैं, या जितने भी इलुस्ट्रेशंस हैं उसमें जनरल एक्सेप्शन का क्या रोल है, ये यहाँ पे इसने बताया है। जनरल एक्सेप्शन का पूरी आईपीसी में क्या रोल है, ये सेक्शन 6 ने आपको बताया है। अब हम सीधे सीधे सेक्शन 6 पे चलते हैं। डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। जितनी भी डेफिनेशन है, ये इतनी सी बात कह रहा है कि भाई जो चैप्टर 2 आप पढ़ने जा रहे हो ना, और सेक्शन 7 से लेके 52A तक जो भी डेफिनेशन पढ़ोगे, 2000 सब्जेक्ट टू चैप्टर 4 सेक्शन 76 to 106, सेक्शन 76 से 106 तक को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। पढ़िएगा लैंग्वेज क्या कहती है। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पिनल प्रोविजन, जो भी किसी ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन 300 डिफाइन करता है क्या, डेफिनेशन ऑफ मर्डर, मर्डर क्या हो। एवरी पिनल प्रोविजन, इसका पिनल प्रोविजन कहाँ दे रखा है, 302 में। जो पुलिस धारा लगाती है वो पिनल प्रोविजन वाली लगाती है। एंड एवरी इलुस्ट्रेशंस, इस तरह से जो भी इलुस्ट्रेशंस यहाँ पे दे रखे हैं, ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पिनल प्रोविजन, चाहे किसी डेफिनेशन में या पिनल प्रोविजन में जो भी इलुस्ट्रेशन दे रखे हैं, सेल यानी कि मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी नहीं है, बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन कंटेन्ड इन चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, दो दीज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, पिनल प्रोविजन और इलुस्ट्रेशंस। इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सेक्शन 300 ने मर्डर को डिफाइन कर दिया, लेकिन सेक्शन 300 ये नहीं बताता है कि अगर कोई 7 साल से कम एज का बच्चा, 7 years बिलो चाइल्ड, अगर कोई मर्डर करता है तो दैट विल बी नॉट एज मर्डर, वो मर्डर नहीं होगा, अपराध ही नहीं होगा। ये चीज आपको सेक्शन 82 बताता है, डोली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स। अंडरस्टूड। यार ये चीज जो 82 वाली है 300 में रिपीट नहीं की गई है। सेक्शन 82 की जो भी जनरल एक्सेप्शन है वो फिर से 300 में रिपीट नहीं हुई है, तो फिर भी इसको क्या समझा जाएगा, इसको वही समझे, एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज रिपीटेड नहीं होगा किसी डेफिनेशन में, तो दैट मस्ट बी अंडरस्टूड, दैट मस्ट बी अंडरस्टूड अलॉन्ग विद दिस डेफिनेशन, योर जनरल एक्सेप्शन। चाहे कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, चाहे पिनल प्रोविजन पढ़ रहे हैं, चाहे इलुस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्टिव टू जनरल एक्सेप्शन है।
आई होप क्लियर हो गया। सेक्शन 6 का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके दोनों इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे। इलस्ट्रेशन देखिए, पहला इलस्ट्रेशन क्या कहता है, दिस सेक्शन इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस दैट चाइल्ड अंडर 7 years of age cannot commit such offense but the definitions are to be understood subject to, जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया, सेम वही कह रहा है सेक्शन 82 वाला। और जैसे मैंने बोला आपको डोली इन कैपेक्स, ये सारे वर्ड्स ना आपको एक्सप्लेन करेंगे जब जनरल एक्सेप्शन में आएंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आते हैं। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड बिलो 7 years of age होता है डोली इन कैपेक्ट। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा कहता है आपको, अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड हु कमिटेड मर्डर, here A is not guilty of offense of wrongful confinement for he was bound by law to apprehend Z and therefore the case fall within the general exception। अब A जो है वो Z को क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है, ये कहाँ चला जाएगा, अंडर सेक्शन 76 की जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसने ऑफेंस नहीं किया, लेकिन अगर आप किसी को इस तरह से अरेस्ट करके पकड़ के अपने घर में रखोगे तो आपके ऊपर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का चार्ज लग जाएगा। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये सारे के सारे चीज़ें आप डील करने वाले हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को डील करने वाले हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डील करने वाले हैं। सो यहाँ पे जो एक्सेप्शंस हैं 76 से 106 तक, वो आपने आप पूरी की पूरी आईपीसी में कहीं ना कहीं निहित है, उनको अलग से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं सेक्शन 7 और 8 पे। सेक्शन 7 क्या कहता है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, ये कह रहा है किसी चीज़ के भाव को एक बार बता दिया गया है, ठीक है, तो भाई दोबारा नहीं बताएंगे, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर ना एक आप मैक्सिम लिख लीजिए, एक बड़ी बढ़िया मैक्सिम है इसके ऊपर, वो मैक्सिम मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ। इंक्लूसियो, INCLUSIO, इंक्लूसियो यूनियस ईस्ट एक्सक्लूसियो एल्टीरियोस, ठीक है। ये क्या कहता है, द इंक्लूजन ऑफ वन इज द एक्सक्लूजन ऑफ द अनदर। समझ रहे हैं आप कि ये सीधी सी बात ये कह रहा है, अगर किसी चीज़ का एक बार जो मीनिंग निकल गया वही मीनिंग रहेगा। भाई अगर वॉलंटरी का मीनिंग जो यहाँ पे है सेक्शन 39 ने जो आपको बता दिया, यही मीनिंग आपका पूरी आईपीसी में रहने वाला है, कहीं चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड in any part of the code is used in every part of the code in conformity of that explanation। यहाँ पे आपको जैसे सेक्शन 8 को मैंने इसके साथ क्यों लिखा है, ताकि सेक्शन 7 भी आपका क्लियर हो जाए। सेक्शन 7 कहता है जेंडर की बात। द प्रोनाउन ही, आपने प्रोनाउंस पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं आपको प्रोनाउन नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ये आई माई मी, वी अवर अस, यू योवर यू, ही सी इट, सी हर हर, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट्स, दे देयर देम, ऐसे पढ़ते थे हम प्रोनाउंस की टेबल। अरे कहीं ना कहीं ये भी काम आएगी, लैंग्वेज का भी पेपर होता है। चलिए अब ये देखो आपके सामने बहुत अच्छे से ये चीज़ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ही इज इक्वल टू सी। भाई आपने अभी तक सुना होगा कि एक्ट सेक्युलर होते हैं, यहाँ तो नारी और पुरुष में भी भेद नहीं किया है, दोनों मर्द और औरत, मैन वुमेन सभी को बराबर रखा है। ही इज प्रॉपरली इक्वल टू सी, ये देसी लैंग्वेज में समझ लो। सेक्शन 8 जेंडर में भेदभाव नहीं करता। जैसे मान लीजिए किसी लड़की ने चोरी किया है और वहाँ पे ही लिखा, तो आप कहोगे जनाब यहाँ तो ही लिखा है और ये तो सी थी, आपने सी लिखना चाहिए था, ही लिख दिया, तो ये नहीं हुआ, ये नहीं माना जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, यानी कि ही डेरिवेटिव क्या है, ही का हिज है, हिम है। अंडरस्टूड। तो इसको मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, सी हर हर, ठीक है। ये सब आपस में बराबर होंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे
नहीं आएगा। एक केस लो आपको यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये केस लो यहाँ पे क्या कहता है, सेक्शन 354, आपको भी ज़्यादा समझ में मैं बता देता हूँ। बेसिकली 354 कहता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेसिटी, महिलाओं से संबंधित अपराध की बात कर रहा है, ठीक है। 354 ABCD बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ बात करेंगे अभी, ज़्यादा नहीं। तो गिरधे गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ठीक है, ये सीधा सा इस केस में क्या कह दिया गया था, गिरधे गोपाल, ये 1958 है, सॉरी यहाँ पे 1958 लिख लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कह दिया जो ही यूज्ड हुआ है सेक्शन 354 में, जहाँ पे लिखा क्या गया है, आउटरेज हर मोडेसिटी। जब आप 354 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा गया है आउटरेज हर मोडेसिटी। तो भैया यहाँ पे उसने कहा था कि जो हर है ये दोनों को डिनोट करता है, मैन को भी वुमेन को भी, यानी चाहे ही हो या सी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। अंडरस्टूड। चलिए अब आते हैं सेक्शन 9। देखिए कानून की आंखों पर पट्टी बंधा, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि कानून अंधा होता है। कहते हैं कि लॉ इज ब्लाइंड, नो, ये वर्ड बहुत गलत है भाई। लॉ ब्लाइंड नहीं है। कानून पे आंखों की पट्टी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये कोई भेदभाव नहीं करता, सबको समान भाव से, जो न्याय की देवी हैं वो सबको समान भाव से ट्रीट करती हैं। जैसे कि आपने ही और सी का सेक्शन 8 में एग्जाम्पल देखा, ठीक है, सेक्शन 8 में आपने अच्छे से देखा ही और सी का। और यहाँ पे जो देखो सेक्शन 7 इससे कैसे क्लियर होगा, वो छूट गया हमारा, कि जिस तरह से जो यहाँ ही का मतलब सी बता दिया गया, अब ये बात पूरे कोड में लागू होगी। इससे सेक्शन 7 ये कहता है कि एक बार सेक्शन 8 में आपने बात कह दी तो फिर सेक्शन 511 तक आप अपनी बात से पलट नहीं सकते हैं। अंडरस्टूड। अब आते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 कहता है ऐसी बात नंबर के लिए। अब आपने कहा कि कहीं पे लिख दिया कि आपने जी एक्ट्स लिखना था, कई सारे एक्ट थे पर आपने तो एक्ट लिखा है, तो आप ज़्यादा चार्जेस नहीं लगा सकते मेरे क्लाइंट पे, ऐसा नहीं होता है। Unless the contrary appears from the context, words importing the singular include the plural। ये इतनी सी बात कह रहा है अभी, सिंगुलर या प्लूरल के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। प्लूरल नंबर इंक्लूड्स दी सिंगुलर नंबर आल्सो, ठीक है। तो इससे प्लूरल और सिंगुलर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, एक ही बात है, सब बराबर है। सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल, इतना याद रखिएगा। एक्ट इज इक्वल टू एक्ट्स, ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने लिख दिया मैन, दैट इज इक्वल टू मैन। अंडरस्टूड। तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फिर आते हैं सेक्शन 10 के ऊपर। 10 कहता है मैन एंड वुमेन, ठीक है। अभी नीचे वाले पोर्शन को भूलिए, सिर्फ इतने पे ध्यान देना आपको, सिर्फ पहले इतने पे फोकस कीजिए, बाकी सब बड़ा अच्छा फोटो है, इसके ऊपर भी ध्यान देंगे, पहले आप इतने को समझिएगा। जो मैन है डिनोट करता है मेल ह्यूमन बींग को ऑफ एनी एज, ध्यान देना इस वर्ड के ऊपर, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लें। मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज एंड वर्ड वुमेन डिनोट्स फीमेल बीइंग ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। यानी कि जिस दिन लड़का पैदा हो जाता है या लड़की पैदा हो जाती है, वो मैन या वुमेन की कैटेगरी में आ जाता है। आप कहो कि भाई 2 दिन का बच्चा है, एक बॉय है, पैदा हुआ 2 दिन का है, 2 डेज, क्या वो मैन की कैटेगरी में बोलोगे? अरे मैन थोड़ी है, वो तो बच्चा है, छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा, वो नहीं आ सकता मैन कैटेगरी में। नहीं, वो भी मैन की कैटेगरी में आएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज कहा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। अंडरस्टूड। अब यहीं पे अगर 2 दिन की लड़की होती, क्योंकि देखो बच्चा पैदा होते आपको पता लग गया लड़का है कि लड़की है। अरे आज भी देखो ना, बहुत जगह पे लड़की होती तो लोग उदास हो जाते हैं, लड़का होता तो बहुत खुश होते हैं, बुढ़ापे में रिवर्स हो जाता है, ठीक है। लड़का परेशान करता है, लड़की सेवा करती है, दैट इज डिफरेंट मैटर। बट आईपीसी ये कहती है कि भैया देखो, जिस दिन बच्चा पैदा हो गया आपको पता लग गया कि मैन है वो, पता लग गया लड़की है, वुमेन है वो, तो इसको चाइल्ड नहीं कहा गया है। यहाँ पे चाइल्ड नहीं कहा गया है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। अंडरस्टूड। अब चलते हैं आगे। अब हम उस पर भी बात करेंगे कि द चाइल्ड इन द वॉर्म ऑफ मदर, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको मैं डील करने वाला हूँ, लेकिन अगले सेक्शन में हम इसको डील करेंगे। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ मैं आपको कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा,
ठीक है। एक बड़ा ही एक सोसाइटी थी, माता नसीब कुर्जी वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, माता नसीब कुर्जी वुमेन वेलफेयर सोसाइटी। एक इसने रिट फाइल की और एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, 2 रिट फाइल होती है, बाद में इसको कंबाइन कर दिया जाता है। और सेक्शन 10 में एक बड़ा ही अच्छा वर्ड ऐड किया जाता है जिसे कहा जाता है थर्ड जेंडर। इन 2014 इट इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो वहां पे जस्टिस के एस राधाकृष्णन एंड जस्टिस ए के सकीरी, जस्टिस के एस राधाकृष्णन एंड जस्टिस के एस सकीरी, इनके द्वारा ये जजमेंट दिया गया था। और जब पहली बार था, जब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सभी ट्रांसजेंडर्स हैं और इनके हाथ में थैंक यू इंडियन जुडिशरी, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि आज भी भारत की कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास है। और क्यों है? बिकॉज ऑफ द एडवोकेट लाइक यू, लाइक अस, वकीलों की वजह से, जुडिशियल ऑफिसर्स की वजह से, जजेस की वजह से, इस देश की कानून व्यवस्था की वजह से, ठीक है। चलिए हम उस तरफ नहीं जाएंगे, बट ये केस बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पेटिशन नंबर 400 ऑफ 2012, डिसाइडेड इन 2014, राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और एक वर्ड और ऐड हो गया यहाँ पे जिसे कहा जाता है थर्ड जेंडर। क्या कहा जाता है? थर्ड जेंडर कहा जाता है। और इसके बाद ही इतने राइट्स मिले कि इनको यूपीएससी में भी दिया गया, एक बहुत रिसेंट में आईएएस भी बने थे। देखिए ये सोच बहुत विकसित प्राणियों की होती है कि जहाँ पे लोग ना इन चीज़ों के ऊपर चलते हैं कि यार ये ट्रांसजेंडर है, ये वो है, ये है, ये ऐसी सोच आपको बिल्कुल कभी भी नहीं रखनी चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ गया है हमारा चाइल्ड इन दी वॉर्म ऑफ द मदर। बच्चे का जन्म जब होने से पहले बच्चा माँ के गर्भ में होता है। तो सेक्शन 11 हम पहले भी डील कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब सेक्शन 11 यहाँ पर्सन्स इंक्लूड द कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन और वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, यानी कि पर्सन की जो डेफिनेशन है ये अपने साथ इंक्लूड करती है किसको? नेचुरल पर्सन को। नेचुरल पर्सन मीन्स हम ह्यूमन बींग्स। और किसको इंक्लूड करती है? आर्टिफिशियल पर्सन्स को, यानी कि एसोसिएशन और कंपनीज 2 तरह के पर्सन होते हैं, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको बताया था जब आपको क्राइम के मैंने एलिमेंट्स बताए, सबसे पहला एलिमेंट क्या था क्राइम का? पर्सन था। इसीलिए कह रहा हूँ कि बेसिक लेक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं। क्राइम के क्या क्या लेक्चर्स को बता सकते हैं इंग्रेडिएंट्स, क्राइम के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या थे देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं। क्राइम के, जिसको बाकी डिटेल में जाना वहाँ चले जाइए। पर्सन, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी, ये 4 आपके क्या थे? दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम, नॉट स्टेजेस ऑफ क्राइम, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। बहुत अच्छे डिस्कस किया था खैर हमने। तो ये तो कहता है इस बात को। अब बात आती है कि आपने कहा कि सेक्शन 10 कहता है कि एनी एज का मैन वुमेन हो सकता है, लड़का है लड़की के हिसाब से, मैन वुमेन ही कैटेगरी में ही आएगा। तो जो बच्चा अब इस दुनिया में आया नहीं है, माँ के गर्भ में है, इन द वॉर्म ऑफ द मदर, उसको क्या रहेगा? तो एन अनबोर्न चाइल्ड विद इन द वॉर्म ऑफ द मदर इज अ पर्सन if its body is developed sufficiently to make it possible to call it a child। अगर उसे चाइल्ड कहने के लिए उसकी बॉडी डेवलप हो चुकी है, बच्चा मूवमेंट करने लगा है, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द पर्सन, नॉट इन द मैन और वुमेन। वो मैन और वुमेन में नहीं आएगा, वो पर्सन में आएगा। और जैसे ही वो पैदा हो जाता है, ही केम और सी केम इनटू द डेफिनेशन ऑफ मैन और वुमेन। अंडरस्टूड? तो ये जब्बार वर्सेस स्टेट 1966 का ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ आपके लिए हो जाता है। प्लीज़ इस पर भी आपको ध्यान देना है। अब आते हैं सेक्शन 12 में। देखिए सेक्शन 12 में इतनी बड़ी गैदरिंग है, ये सब क्या है? ये दीज ऑल आर पब्लिक। क्या है ये? पब्लिक है। पब्लिक है, ये सब जानती है, बहुत पुराना गाना है पब्लिक। पब्लिक क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। कहीं पर राजपूत रहते हैं बहुत सारे, ठीक है, एक कम्युनिटी है, तो क्या वो इसमें आएगा? वो बिल्कुल आएगा। पब्लिक मीन्स जर्नल बॉडी ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है, कोई कम्युनिटी। अंडरस्टूड? कोई भी क्लास ऑफ द पीपल है या कम्युनिटी है, वो आपके पब्लिक की डेफिनेशन में आ जाएगी। एक केस यहाँ पे नोट कर सकते हैं अब, हरनंदन लाल वर्सेस रामपालक महतो 1939 का। इसने, जैसे मैंने आपको जो राजपूत वाला एग्जाम्पल दिया कि कोई भी क्लास और कम्युनिटी रिजाइडिंग इन अ लोकेलिटी मे कम विद इन द टर्म ऑफ पब्लिक।
वो पब्लिक की टर्म में आ जाएगी। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको लोग मिस कर देते हैं, लेकिन देखिए ये हरियाणा जुडिशरी में पूछा गया था इस बार, जो भी 2021 में एग्जाम हुआ था हरियाणा जुडिशल सर्विस का। सो रिमेंबर इट, ये ब्रिटिश इंडिया है। देखा जाए तो ब्रिटिश को हटा दो यार, ये अखंड भारत यही है, और मेरा तो सपना कि ये अखंड भारत बनना चाहिए। चलिए, अब क्वीन जो वर्ड था, क्योंकि जब अंग्रेज चले गए तो भाई अब क्वीन का यहाँ क्या काम, वो ब्रिटेन चली जाए। तो आफ्टर अमेंडमेंट ऑर्डर जो आया था, रिपील्ड बाय अमेंडमेंट ऑर्डर 1950, ब्रिटिश इंडिया को 1937 में हटा दिया गया था। कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा नहीं सोचना कि ब्रिटिश वर्ड हमें तो 1947 में आज़ादी मिली थी तो यार 1930 नहीं, 1937 में ही हट गया था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, उसके बाद ही। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी 1937 में हट गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? ब्रिटिश के समय की ये बात कर रहा है। अंडरस्टूड। अब सेक्शन 14 को हमने बीच में छोड़ दिया था, इसको तीनों को नोट कर लें, तीनों के तीनों आपके एमसीक्यू साइड से इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। वी विल नॉट लेट टू गो एनी एमसीक्यू पॉसिबिलिटी विच कैन हेल्प अस इन द एग्जाम्स। अंडरस्टूड। अब आते हैं चैप्टर 14 के ऊपर। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, दो तरह के सर्वेंट होते हैं, एक आपके होते हैं जिसको हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट, और एक आपके होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। इसमें से दोनों की कोई कॉमन कैटेगरी भी होती है जो आपकी पब्लिक सर्वेंट में भी आती है और आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट में भी आती है। अलग अलग कलर कर देते हैं, तो इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन द इंडिया अंडर द अथॉरिटी। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, देख रहे हैं कितने सरकारी कर्मचारी काम कम करते हैं, प्राइवेटाइजेशन का आजकल चल रहा है, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, उस पर नहीं जाते हैं यार। देखो, क्लास पढ़ते हुए क्लास में रहना है, इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो काम कर रहे हैं ना भाई साहब, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं यार, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, ठीक है। चलिए, हमारा वो मुद्दा नहीं, हमें बस पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं। भाई भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, वो आपके किस में आते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी कैडर का एम्प्लॉय हो, अगर उसे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, कंफ्यूज नहीं होना, ये गवर्नमेंट दोनों को डिनोट करता है, स्टेट को भी और सेंटर को भी, प्लीज रिमेंबर इट। चलिए, अब इसके बाद चलते हैं सेक्शन 17 के ऊपर, माई गवर्नमेंट। भाई आजकल डिजिटल इंडिया हो गया है सब जगह पे, यहाँ डिजिटलिटी की बात तो नहीं करने वाले हैं। गवर्नमेंट किसे कहते हैं? देखो, अब गवर्नमेंट को अभी आपने सेक्शन 14 में पढ़ा कि गवर्नमेंट के सर्वेंट होने चाहिए, गवर्नमेंट कहाँ डिफाइन कर देगी? सेक्शन 17 में आपके साथ साथ ही। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। यह मैंने आपको क्या बताया था? सीधी देखो, आधे सेक्शन को तो ज़्यादा याद ही नहीं करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला के बनती है गवर्नमेंट, बस, इट्स वेरी सिंपल। अंडरस्टूड। अब सेक्शन 18 इंडिया को डिफाइन करता है। इंडिया कहाँ कहाँ डिफाइन है बताइए? इंडियन एविडेंस डिफाइन है। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज की लास्ट डेफिनेशन क्या है? इंडिया है। सीआरपीसी में कहाँ डिफाइन है भाई? सेक्शन 2 के एफ में डिफाइंड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 1 बताता है इंडिया, दैट इज वाट। सीपीसी में भी डिफाइंड है क्या? से बिल्कुल, सेक्शन आपका 2 का 7 का क्लॉज बी जो है वो इंडिया को डिफाइन करता है। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हालांकि आपके बेर एक्ट में लिखा गया है एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो रहा नहीं, तो ये क्या हो गया है? आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934। हालांकि उस एक्ट के तहत इसको नहीं हटाया गया। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, उस एक्ट के तहत इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके सेक्शन 1 जहाँ पे एक्सटेंट की बात की है उसको हटाया गया है। लेकिन अब हमारा प्यारा देश लद्दाख और आपका जो JNK है, 2 UT बन चुके हैं, तो स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर रहा ही नहीं, तो ये ऑटो अंडरस्टूड है कि ये हट गया है अभी। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। थोड़ा POK वाला पार्ट है वो भी अपने पास आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं हम अपने सपने पे, हमारे ड्रीम पे, जो हम बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके ऊपर। वो क्या है? एक वर्ड आता है जज। क्या वर्ड आता है? जज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, जज बनने के लिए ही, ठीक है, रमन्ना जी बैठे हैं जस्टिस, तो इनके जैसा बनना चाहते हैं सभी लोग भाई कि हम कहीं ना कहीं बन जाएं। तो यहाँ आपको क्या देखना होगा कि किसी भी चीज़ का नेचर जो है
जुडिशियल है या फिर क्वासी जुडिशियल है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वासी जुडिशियल होता है जो पार्टली जुडिशियल एक्टिविटीज़ करते हैं। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज। भाई जज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एग्जाम दिया और आप जज की जगह अपॉइंट हो गए तो आप ही जज हैं, बाकी कोई नहीं है। बट आल्सो एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एन लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, एट डेफिनेटिव जजमेंट or a judgment which is not appealed against, if not appealed against, would be definitive, or judgment which is confirmed by some other authority would be definitive, or who is one of the body of person, which body of person is empowered by law to give us such judgment। अरे रे 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 कैसे पढ़ते हैं बेरेक्ट, कितनी चीज़ें हैं, दिमाग एकदम बिल्कुल क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो दिमाग को घूमने से पहले क्या करना, हमें कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, एक ब्लैंक स्लाइड में समझ लेते हैं। देखिए जज कौन होगा। जज सेक्शन 19 इंडियन पिनल कोड 1860। अब जज कौन होगा, पहली बात तो ये देखिए यहाँ पे कि जज नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज, यानी कि उसके अलावा भी होंगे, बट आल्सो एवरी पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन, यानी कोई भी, देखो जो ऑफिशियली है वो तो है ही, इसके अलावा कौन है, या तो पर्सन है या फिर कोई बॉडी ऑफ पर्सन है। और बॉडी ऑफ पर्सन भी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड है, सेक्शन 11 में हम पढ़ चुके हैं। जो एम्पावर्ड हैं, जिनको लॉ क्या करता है, एम्पावर करता है, ताकत देता है, बॉर्नवीटा पिलाता है। ठीक है, जो एम्पावर्ड हैं बाय लॉ क्या करने के लिए, कोई लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, या तो जो किसी भी सिविल प्रोसीडिंग में या किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या दे सकते हैं। अभी यहाँ से आपको नोट डाउन करना है 3 चीज़ें। पहला क्या दे सकता है, एक डेफिनेटिव जजमेंट, डेफिनेटिव जजमेंट, अंडरस्टूड। दूसरा क्या है, अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। बी कहता है कोई ऐसी जजमेंट अगर जिसके खिलाफ अपील नहीं की जाए, नो अपील, तो ये क्या बन जाएगी, इट विल बिकम डेफिनेटिव। तीसरा क्या है, जजमेंट विच इज कन्फर्म बाय सम अदर अथॉरिटी, यानी कि किसी ने कोई जजमेंट दे दिया और उसे किसी अथॉरिटी ने क्या कर दिया, ओके कर दिया, तो उसको हम जज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, जज कहेंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल बनता है सेक्शन 19 पे, एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। कोई भी मैजिस्ट्रेट है जो कोई सेंटेंस इम्पोज करने की पावर रखते हैं, कहाँ पे, जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे ना, तो सीआरपीसी में सेक्शन 28 और 29 आते हैं। 28 और 29 बताते हैं कि कौन सा जज कितनी सज़ा दे सकता है। मैं अभी आपको उसकी डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा उस तरह। तो मेरा कहना ये है कि मान लीजिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, और ये सज़ा दे रहे हैं, तो क्या ये जज होंगे, बिल्कुल जज होंगे, बिल्कुल जज होंगे। लेकिन अगर कोई मैजिस्ट्रेट किसी चार्ज के उसमें वो क्या कर रहा है, ट्रायल को कमिट कर रहा है, वो ट्रायल नहीं कर रहा है, ट्रायल को सिर्फ कमिट कर रहा है, तो क्या उसके लिए वो जजमेंट जज होगा, नहीं होगा। ये इस टाइप की प्रॉब्लम आपसे ना पूछी जाती हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे कई बार पूछी जाती हैं। सो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 19 क्लियर हो जाता है। इलस्ट्रेशंस आपका देख लेते हैं, देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन द सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ द 1859 इज अ जज। 1859 का जो एक्ट है उसके तहत, ये 1859 कौन सा एक्ट आ गया यार, बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना इसे, तो तुरंत सर्च करना चाहिए आपको। ये बंगाल का रेंट एक्ट है, बंगाल का रेंट एक्ट है 1859। कोई भी कलेक्टर जो बंगाल रेंट एक्ट के 1859 के तहत अपना जुरिस्डिक्शन किसी मुकदमे, सूट चैंप का वर्ड हुआ सूट यानी कि सिविल नेचर, तो उसे जज कह देंगे। अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस और टू फाइन और इम्प्रिजन विद और विदाउट अपील इज ए जज। मैंने आपको जो अभी एग्जाम्पल दिया वो वाली बात कर लेता है। अ मेंबर ऑफ पंचायत हु हैज द पावर अंडर द रेगुलेशन ऑफ 1816, 1816 के तहत जो मद्रास कोड था, वहाँ पे जो
पंचायत के मेंबर थे, सरपंच को भी ये पावर थी कि वो वहाँ पे डिसाइड कर सकता है, बट अंडर मद्रास रेगुलेशन कोड, ठीक है, तो वो भी जज है। अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर इज नॉट अ जज। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सो रिमेंबर इट। वो आपसे हमेशा नेगेटिव चीज पूछेगा, पॉजिटिव नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो बात करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस की। सेक्शन 20 कहता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली। कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन्स व्हाट? देखिए, कोर्ट की डेफिनेशन आप इंडियन एविडेंस एक्ट का जब आप सेक्शन 3 पढ़ते हैं तो वो आपको डिफाइन करता है कि कोर्ट क्या होता है। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस किसको डिनोट करता है? कि जज को डिनोट करता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस किसको डिनोट करता है? एक जज को डिनोट करता है जो एम्पावर्ड बाय लॉ है। अभी सेक्शन 19 में आपने यही तो पढ़ा था, जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ है टू एक्ट जुडिशियली अलोन और बॉडी ऑफ जजेस। बॉडी ऑफ जजेस मीन जहां बेंच की बात कर रहा है। क्या बेंच देखी है ना आपने? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, बेंचेज ऑफ जजेस, जहां एक से ज्यादा जज होते हैं। विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ, या तो जज साहब को अकेले कोर्ट ने एम्पावर किया हो या बेंच ऑफ जजेस, ठीक है, उनको एम्पावर किया गया हो कोर्ट के द्वारा। व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस एक्टिंग जुडिशियली, वो जुडिशियली एक्ट करेंगे तो क्या होगा? वो कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाएगा। अब पंचायत एक्टिंग रेगुलेशन मैंने आपको बताया ना मद्रास कोड के तहत, वो क्या बन जाता है? जज बन जाता है। तो जज जब जुडिशियली एक्ट करेगा तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाएगी, वो बैठक, ठीक है, जहां पे जज बैठ के कोई फैसला लेता है उसे कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है पब्लिक सर्वेंट, उसे आज हम डील नहीं करने वाले। पब्लिक सर्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टोटल यहाँ पे आपके बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। अराउंड 12 टाइप की कैटेगरी हैं, 12 टाइप्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनता है, तो मैं इस एमसीक्यू का आपका कोई चांस नहीं लेना चाहता कि कोई एमसीक्यू आपसे मिस हो जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज हमने सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 20 तक कवर किया है। जनरल एक्सप्लेनेशन को बड़ा ध्यान से पढ़ें, यहाँ से आपके एमसीक्यूज जरूर बहुत काफ़ी सारे बनते हैं। प्री ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एरिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, दोस्तों शेयर भी कर दें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपके किसी तरह के भी डाउट्स अगर है ना तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे हमने एक पोस्ट डाली है, पोल की है कि सीआरपीसी का एक, जैसे प्रीवियस संडे को हमने किया था रिगार्डिंग दी योर इन आईपीसी, एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। इस बार सीआरपीसी का हाउ टू रीड सीआरपीसी, हाउ टू स्टार्ट सीआरपीसी, वी विल डील दैट ऑन द कमिंग संडे। तो आप वहाँ पे पोल करके बताइए, अगर ठीक ठाक स्टूडेंट हो जाते हैं तो डेफिनेटली वी विल डू दैट डिस्कशन। सो सी यू गाइज टुमारो एट द सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।